Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 10.2.2 स्टेप्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रबंधन प्रक्रिया के क्या चरण होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यू हैव नाउ लर्नड दैट मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। आपने अभी सीखा कि प्रबंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। We have to achieve a large number of goals and satisfy our wants. हमें कई लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। Whether your goal is more important or less important, you need resources to achieve it. अब आपके जो लक्ष्य हैं, चाहे वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो या कम महत्वपूर्ण हो, आपको संसाधन चाहिए ताकि आप अपनी लक्ष्य को पूरा कर सकें। You are also aware that the resources are limited. आपको यह भी पता है कि जो भी संसाधन है हमारे पास, वह संसाधन सीमित होते हैं, लिमिटेड हैं। To achieve our goal with limited resources, we need to follow or we have to follow a systematic method. अब यह जो हमारे पास सीमित संसाधन है, इनसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित तरीका, सिस्टमेटिक मेथड अपनाना पड़ता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। प्रबंधन के निम्न चरण होते हैं: प्लानिंग, योजना बनाना; ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्था करना; कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना; इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें आपको बहुत जानकारी दी जा रही है। सारा प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। You will see that everyone follows a particular procedure when they work towards their goal. आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक विशेष पद्धति, एक तरीका अपनाता है। ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट डू टू डू एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, दैट इज यू डू द प्लानिंग। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि क्या करना है, उसके बाद सोचना होगा कि कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, योजना बनाना होगा। Then you assemble the resources and assign the responsibilities. In other words, you are organizing. उसके बाद आप यह देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। इसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। आफ्टर दैट यू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क। ठीक है, दैट इज़ यू पुट योर प्लान टू एक्शन or you are controlling your activities so that it is according to your plans. इसके बाद आप वास्तविक कार्य करते हैं, एक्चुअल टास्क जिसको कहते हैं। अर्थात आप जो भी प्लान किए हैं, जो भी आप योजना बनाए हैं, उसके ऊपर आप काम करते हैं और इसको फिर आप नियंत्रण करते हैं, चीज़ों को अपने योजना के अनुसार, अपने प्लानिंग के अनुसार। Once the task is over, you check to see whether everything went according to your plan or not. In other words, you are evaluating. एक बार जब काम पूरा हो जाता है, तब आप देखते हैं कि क्या सारा काम जिस तरह से आप सोचे थे, जिस तरह से आप योजना बनाए थे, उसके अनुसार हुआ। दूसरे शब्दों में, आप अपने किए गए काम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो इसी को इवैल्यूएटिंग कहते हैं। आइए अब हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। फॉलोइंग इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर कॉल्ड स्टेप्स इन मैनेजमेंट। अब हम लोग नीचे जो पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग को चीज़ों को प्रबंध करना है, उसके चरण क्या क्या हैं। इन्हें प्रबंधन के चरण, स्टेप्स इन मैनेजमेंट कहा जाता है। Thus, there are 4 steps of management. अब देखिए, जो प्रबंध है उसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है प्लानिंग। तो आइए हम लोग योजना बनाना, प्लानिंग करना से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ थिंकिंग इन एडवांस ऑफ व्हाट नीड टू बी डन, दैट इज प्लानिंग। अब जो प्रबंध है
इसका सबसे पहला चरण यह है कि हम लोग को यह सोचना पड़ना है कि क्या करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। अ सिंपल वे टू प्लान इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। अब देखिए, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, इसका एक साधारण तरीका है, सरल तरीका यह है कि जो हम लोग को काम करना है, ठीक है, उसका एक लिस्ट बना ले, एक सूची बना ले। सिंस सर्टेन थिंग्स हैव टू बी डन फर्स्ट एंड अदर लेटर, अरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर और इन अ सीक्वेंस। अब आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें कुछ कुछ काम ऐसा होगा जो पहले करना है और कुछ कुछ काम बाद में करना है। तो आप चीज़ों को उस हिसाब से सजा लें। चूँकि कुछ कार्य को पहले किया जाना होता है और कुछ कामों को बाद में, अतः उसे क्रमबद्ध लिख लें। If you take the example of your trip to your grandparents' house, you planned all the things that needed to be done. अगर आप अपने दादा दादी के घर जाने की यात्रा का उदाहरण लें, जो कि हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़े थे, तो आपको याद होगा कि उसमें आप योजना बनाए थे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करना है। आप एक सूची बनाए थे, एक लिस्ट बनाए थे। आफ्टर दैट यू कलेक्टेड द थिंग्स एंड शॉप्ड फॉर अदर्स। इसके बाद आपने जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत थी उसको आप इकट्ठा किए और जो चीज़ें आपके पास नहीं थी वो आप खरीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल, you first took money from the bank and then went to the station to buy tickets for the journey. उदाहरण के लिए आप सबसे पहले बैंक गए, बैंक से आप पैसा निकालें, उसके बाद आप स्टेशन जाके टिकट खरीदे जाने के लिए। You collected your ticket and the other things like bedding, soap, clothes, towels, etc. You packed them in a suitcase. अब देखिए, पहले आप टिकट खरीद लिए। टिकट ले लेने के बाद आपने बिस्तर लिया, साबुन लिया, कपड़े लिए, तौलिया लिए और जो भी आपको ज़रूरत के सामान थे वो सब आपने लिया और एक सूटकेस में पैक किया, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है, वाइल डूइंग दिस यू हैड अरेंज्ड ईच एक्टिविटी इन सीक्वेंस इन विच इट वॉज टू बी डन। जब आप ऐसा कर रहे थे तो आपका हर एक जो काम था उसको आप एक सीक्वेंस में किए। Besides following a sequence, you also need to make the plan flexible so that you can make changes at the last minute if needed. अब देखिए, जब आप सीक्वेंस बना रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना योजना फ्लेक्सिबल बनाएं। आपका जो प्लान हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर लास्ट मिनट चेंजेस आपको ज़रूरत पड़ा कि आखिरी वक्त पर आपको कुछ चीज़ बदलना है तो आप बदल सकें। For example, suppose you find that tickets are not available for the 15th of July, you then get tickets for another train on the same day or in the same train for the next day. अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको यह पता चलता है कि 16 जुलाई के लिए टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं या अगले दिन का ट्रेन ले सकते हैं, अगले दिन का टिकट ले सकते हैं। Thus, planning involves listing activities, sequencing activities and providing flexibility for any adjustment. तो इसलिए जो योजना है उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, जो भी आपको काम करना है उसका सूची बनाएंगे आप, जो भी काम करना है उसको सीक्वेंस बनाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। फिर किसी प्रकार के अगर आपको एडजस्टमेंट करना है, बदलाव करना है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए थोड़ा आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई परिस्थिति आए तो आप अपने प्लानिंग को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। नाउ कैन यू से वाई इज़ प्लानिंग इम्पॉर्टेंट? तो क्या अब आप बता सकते हैं कि जो ये प्लानिंग है, योजना है, ये बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट you do not forget any important aspect once you start carrying out the task. हाँ, यह इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि जब आप किसी काम को करने से पहले यह सभी पहलुओं को देख लें कि क्या क्या करना है, और फिर जब आप वो काम करें तो आपसे काम अच्छे से हो, गलतियाँ ना हो। You also have something in your hands so that you can start organizing your work. अब आपके हाथ में भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकें, व्यवस्थित कर सकें। इन शॉर्ट, ड्यूरिंग प्लानिंग थिंक अबाउट द फॉलोइंग। अब देखिए, कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब आप योजना बनाएंगे तो उसके दौरान आपको निम्न
चीज़ों के बारे में सोच लेना होगा। वॉट इज टू बी डन, क्या करना है। हु विल डू द वर्क, काम कौन करेगा। हाउ विल इट बी डन, काम कैसे होगा। व्हेन इट विल इट बी डन, काम कब करना है। वॉट रिसोर्सेज विल बी यूज्ड, क्या क्या संसाधन लगेंगे जो काम आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए। अब देखिए आगे है ऑर्गेनाइजिंग है, ये हमारा स्टेप 2, व्यवस्था करना। आफ्टर प्लानिंग यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज एंड योर वर्क सो दैट द प्लान इज कैरिड आउट प्रॉपरली। जब आप योजना बना लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने अन्य संसाधनों को इकट्ठा करना होगा ताकि आप जो योजना बनाए हैं उसको उचित रूप से आप पूरा कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असेंबलिंग रिसोर्सेज एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ऑर्गेनाइजिंग जिसका मतलब होता है व्यवस्था करना, तो व्यवस्था जब आप करेंगे तो जो भी संसाधन आपको चाहिए आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग, आपके योजना के अनुसार, उसको आप एकजुट करेंगे और उत्तरदायित्वों को देंगे। मतलब जिसका जो काम होगा उसको वो काम देंगे। अब मान लीजिए बर्थडे पार्टी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सारा काम तो आप अकेले नहीं करेंगे, तो क्या क्या करना है आप प्लान करेंगे, फिर कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा वो काम उसको देंगे। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स असेंबलिंग रिसोर्सेज एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कैरी आउट अ प्लान। तो व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, व्यवस्था का अर्थ हुआ संसाधनों को इकट्ठा करना और योजना के हिसाब से उत्तरदायित्वों को बांटना। नाउ लेट अस नाउ गो बैक एंड वंस अगेन एग्जामिन द एग्जाम्पल गिवन अर्लियर। आइए अब पीछे की ओर चलें और पहले दिए गए उदाहरण को देखें। When you were planning for your trip to your grandparents' house, you decided to go to the station and to purchase tickets. That is, you fixed the responsibilities on yourself. जब आप यह योजना बना रहे थे कि आप अपने दादा दादी के घर उनसे मिलने जाएंगे, तब आपने यह निर्णय लिया कि आप स्टेशन जाएंगे और वहाँ से टिकट खरीदेंगे। तो यह जो टिकट खरीदने का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यह आप खुद के ऊपर दिए। बट अ प्लान में नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व यू ओनली। लेकिन जो आप योजना बनाएंगे इसमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ही शामिल हों। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिसाइड टू बाई द टिकट फॉर योर ट्रिप, यू मे डिसाइड टू डू इट योर सेल्फ और यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर ब्रदर और योर मदर। उदाहरण के लिए, जब आप यह निर्णय लिए, यह योजना बनाए कि आपको टिकट खरीदना है अपनी यात्रा के लिए, तो या तो ये टिकट आप खुद खरीद सकते हैं या तो आप अपने भाई का मदद ले सकते हैं, अपनी मम्मी का मदद ले सकते हैं। आगे देखिए, दस आफ्टर डिसाइडिंग हु डज वॉट, यू सेट अबाउट कलेक्टिंग और असेंबलिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द ट्रिप। इस प्रकार कौन क्या करेगा, जब यह बात का निर्णय हो जाएगा तब आप प्रत्येक वस्तु जो आपको ज़रूरत है यात्रा के समय उसको आप इकट्ठा करेंगे। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कलेक्टिंग रिसोर्सेज मेक अप द सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ये जितना भी आप काम कर रहे हैं, लोगों को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं, फिर जो जो संसाधन चाहिए उनको इकट्ठा कर रहे हैं, यह होता है प्रबंध का दूसरा चरण, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्था कहते हैं। While assigning tasks to other people, we must make sure that जब आप दूसरे लोगों को काम सौंपते हैं तो आपको यह चीज़ सुनिश्चित कर लेना होता है, they have the time and ability to do that work and are willing to do the same. आप जिन्हें काम सौंप रहे हैं उनके पास समय होना चाहिए यह काम करने के लिए, उनके पास योग्यता होना चाहिए ये काम करने के लिए, उनके पास क्षमता होना चाहिए ये काम करने के लिए, साथ ही साथ वह यह काम करना भी चाहते हैं, उनमें इच्छा होना चाहिए काम करने के लिए। अगर इंसान में इच्छा ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को काम दे देंगे तो वह व्यक्ति आपका काम खराब कर देगा। और देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग सामने वाला से बिना पूछे उसको काम दे देते हैं, पर ऐसा गलती आप ना करें। अगर आप किसी को कभी कुछ काम दे रहे हैं तो आप ये सब बात को ध्यान दें कि उसके पास टाइम है, एबिलिटी है, साथ ही साथ वह इस काम को आपके लिए करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कुड नॉट गो एंड टेक द टिकट योर सेल्फ, यू कुड हैव आस्क्ड योर ब्रदर टू बाई द टिकट।
because his office is close to the railway station. Thus he will be in a position to buy the ticket. उदाहरण के लिए, अगर आप खुद जाकर टिकट नहीं ला पाते हैं तब आप अपने भाई को टिकट खरीदने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उसका ऑफिस रेलवे स्टेशन के पास ही है। इस प्रकार वह टिकट खरीदने की स्थिति में होगा। अब यहाँ पे है कि उसका ऑफिस टिकट रेलवे स्टेशन के पास है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप जिसको बोलेंगे उसका ऑफिस वहाँ हो। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस भी इंसान को आप काम दे रहे हैं उसका परिस्थिति क्या है। आगे देखिए, कैन यू से व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डिड नॉट ऑर्गेनाइज योर वर्क? क्या आप यह बता सकते हैं कि अगर आपने अपने कार्य को व्यवस्थित नहीं किया तो क्या होगा? कैन यू थिंक of what would happen if you assign tasks to people who are not willing or able to do them? क्या आप यह सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर आपने काम उन लोगों को सौंप दिया जो उस काम को करना नहीं चाहते या वह उस काम को कर नहीं सकते, उनमें क्षमता नहीं है? What would happen if you asked a very busy person to do something for you? क्या होगा अगर आप किसी बहुत ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति को कोई काम दे देते हैं? सोचिए, अगर ऐसा कोई परिस्थिति आता है तो क्या होगा? यस, यू आर राइट। द वर्क वुड ईदर नॉट बी डन प्रॉपरली और नॉट डन एट ऑल। देयरफॉर योर प्लान वुड नॉट बी सक्सेसफुल। हाँ, अब आपने ठीक सोचा होगा कि आपने जो काम दिया है या तो वो ठीक से नहीं किया गया होगा या तो वो काम हुआ ही नहीं होगा। तो इससे आपका जो प्लानिंग है, जो योजना है, वह कामयाब नहीं होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग किसी को काम बोलते हैं और वो काम भूल जाता है या उस काम को वो ठीक से नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी, ठीक है? कैन यू नाउ से वाई ऑर्गेनाइजिंग योर एक्टिविटीज इज इम्पॉर्टेंट? क्या आप अब ये बता सकते हैं कि आपको जो काम करना है वो उसको व्यवस्थित करना या उसका व्यवस्था करना क्यों ज़रूरी है? ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि ऑल द प्लान्ड वर्क गेट्स डन, प्रत्येक कार्य योजना के अनुसार पूरा हो। देयर इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, अब जो भी काम है वह ठीक तरीके से बांटा गया है। वर्क गेट्स फिनिश्ड ऑन टाइम, अब जो भी काम है वह समय पर पूरा हो जाए। टाइम, एनर्जी एंड अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर सेव्ड, अब जो समय है, ऊर्जा है और जो दूसरे संसाधन हैं उनकी बचत हो। एंड योर प्लानिंग इज सक्सेसफुल, और आपकी जो योजना है वो सफल हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी ताकि आपका जो प्लान है वो सही तरीके से काम करे और आपको व्यवस्था भी एकदम अच्छे से करना है। दिस मीन्स दैट सिंस द वर्क गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 और मोर पर्सन, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चूंकि ये जो काम है उसको आप 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में बांट दिए हैं, तो अब समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। अब इसको इस तरह से समझिए, आप अकेले जितना काम करेंगे, अगर वही काम 2 आदमी 3 आदमी मिल के कर रहा है तो काम जल्दी भी होगा और हर एक व्यक्ति का जो एनर्जी है वो भी डिवाइड हो जाएगा। Since more than one person is doing the work, all the work gets done and no one is overburdened. That is, there is a fair distribution of work. अब एक से ज़्यादा आदमी या व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं तो जो सभी काम अच्छी तरीके से पूरे होंगे और किसी पर भी काम का भार नहीं पड़ेगा। By doing so, there is no wastage of resources and they are also conserved. अब ऐसा करने से जो संसाधन है उनकी बर्बादी नहीं होगी और उनका संरक्षण भी होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग अच्छे से करना है, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करना है, व्यवस्था अच्छे से करना है। फिर हम लोग आते हैं स्टेप 3 के पास। अब जो स्टेप 3 है, चरण 3 है, वह है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। वंस द प्लान इज रेडी एंड द रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड, एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स। जब आप योजना बना लेते हैं, आपकी योजना बनकर तैयार हो जाती है और संसाधनों की व्यवस्था भी आप कर लेते हैं, तब आपका असली काम चालू होता है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी एट दिस स्टेज बिकॉज एक्टिविटीज मस्ट मूव अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब नियंत्रण करना, इस व्यवस्था में नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जो भी आप काम सोचे हैं, जो भी आप
प्लानिंग किए हैं, योजना बनाए हैं, उसके हिसाब से आपके योजना के अनुसार आपका काम किया जाना चाहिए. कैन यू लुक एट द अर्लियर एग्जाम्पल? क्या आप पिछले उदाहरण को देख सकते हैं? वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ यू कैन नॉट गेट द टिकट्स यू हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट. हम लोग ये देखे थे कि अगर आप खुद जाके टिकट नहीं ला सकते हैं तो आपके पास दूसरा मैनेजमेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए. So if you really have to do what you have planned, you need controlling your activities so to see that the original plan is implemented. इसलिए यदि आप सचमुच अपने योजना के अनुसार काम करना चाहते हैं, जैसा आप प्लानिंग किए हैं उसके अनुसार काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि जो आपकी योजना है उसके अनुसार काम हो सके. कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नोन एज पुटिंग अ प्लान इनटू एक्शन. अब देखिए, नियंत्रण का अर्थ योजना को क्रियान्वित करना, यानी प्लान को अब एक्शन में लाना होता है. एज द प्लान इज बीइंग कैरिड आउट यू ऑल्सो हैव टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ योर प्लान. जैसे जैसे काम होता रहता है आपको यह देखना पड़ता है कि आप अपनी योजना की सफलता की जांच आपको करते रहना पड़ता है. व्हेन यू डू दिस you may sometimes find a changed situation which calls for a fresh decision. जब आप यह करते हैं तो कई बार परिस्थितियां बदल भी जाती हैं और आपको अपने निर्णय भी बदलने पड़ सकते हैं या नए निर्णय लेने पड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैड प्लान टू गो ऑन 15th बट फाइंड दैट नो टिकट इज अवेलेबल. व्हाट विल यू डू? मान लीजिए आप जो अपने दादा दादी के घर जाने वाले थे, आप सोचे कि हम 15 तारीख को जाएंगे, लेकिन उस दिन का टिकट ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? यू मे हैव टू डिसाइड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग. आप निम्नलिखित में से कोई एक निर्णय लेंगे. चेंज द ट्रेन, आप ट्रेन बदल लेंगे, दूसरे ट्रेन से चले जाएंगे. चेंज द डेट ऑफ डिपार्चर, अब जाने का जो समय है आप वो बदल सकते हैं. आप 15 के जगह 16 को चला जाइए या 14 को चला जाइए या और आगे पीछे कर सकते हैं. और कैंसिल द ट्रिप, आप अपना जो यात्रा है उसको कैंसिल कर सकते हैं. तो ये सब आपको निर्णय लेना होगा. ठीक है. सिंस यू मे नॉट लाइक टू कैंसिल द ट्रिप यू डिसाइड ईदर टू टेक अ डिफरेंट ट्रेन और डिसाइड ऑन अ डिफरेंट डेट फॉर द सेम ट्रेन. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. अब देखिए, चूंकि आप यात्रा कैंसिल नहीं करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप कोई दूसरा ट्रेन लेंगे या आप यह निर्णय लेंगे कि आप उसी ट्रेन से किसी दूसरे तारीख में जाएंगे. अब इस तरह की व्यवस्था को नियंत्रण कहते हैं. ठीक है. यू मे एडजस्टमेंट एज द प्लान इज बीइंग कैरिड आउट और इम्प्लीमेंटेड. यू चेंज और कंट्रोल योर एक्टिविटीज सो दैट योर प्लान इज नॉट अ फेलियर. दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. अब देखिए, जैसे जैसे काम आपके योजना के अनुसार होते जा रहा होता है, अब ज़रूरत पड़ सकता है कि आपको कुछ कुछ बदलाव करना पड़े, एडजस्टमेंट करना पड़े. तो आप अपनी गतिविधियों को जब बदलते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप काम को करते हैं ताकि आपका जो योजना है वो असफल ना हो, तो उसको लचीलापन कहते हैं. जैसे कि आपको 15 तारीख को जाना था लेकिन आप सोचे कि ठीक है टिकट नहीं मिल रहा है तो 15 को नहीं जा पाएंगे, तो कोई बात नहीं है, हम 16 को चले जाएंगे या 14 को चले जाएंगे या कुछ दिन और बाद चले जाएंगे या किसी और ट्रेन से चले जाएंगे. तो ये सब जो आप कर रहे हैं इसको आप कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. कंट्रोलिंग मीन्स कैरिंग आउट द एक्टिविटीज एज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अर्लियर. तो नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ? नियंत्रण का अर्थ हुआ आपकी योजना के अनुसार और आपके व्यवस्था के अनुसार जो काम है उनको संचालन करना, कंट्रोल करना. नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना. ठीक है. अब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएटिंग मीन्स चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ नीडेड. मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग का अर्थ है अपनी योजना की सफलता की जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर सुधार करने के कदम उठाना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कुक अ मील फॉर योर फैमिली यू वांट टू टेस्ट whether it is done
properly or not. उदाहरण के लिए जब आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं तो आप उसे टेस्ट करके चख कर देखना चाहते हैं कि खाना ठीक से बना है कि नहीं. You also see whether everything is made in adequate amounts. आप यह भी देखते हैं कि प्रत्येक चीज सही मात्रा में बनी है या नहीं. आगे देखिए. Evaluation helps you to check your mistakes and improve your work and product. तो जब आप मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तब आप यह देखते हैं कि जो भी चीज बना है उसमें कुछ गलती तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो आप अपने काम को कैसे अच्छा कर सकते हैं. ठीक है. दिस इवैल्यूएशन हेल्प्स अस यू टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एंड मिस्टेक्स सो दैट इट इज चेक्ड एंड विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लुकिंग बैक और फीडबैक. अब यह जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है ताकि आप उनको समझ सकें, उनकी जांच कर सकें और भविष्य में आप अपनी गलतियों को अब दोहराएं नहीं. इसको लुकिंग बैक कहते हैं, फीडबैक कहते हैं. आप अगर कहीं जाते होंगे तो आपसे फीडबैक लेता है. क्यों? फीडबैक में आप बताते हैं कि क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए था. ठीक है. तो फीडबैक के अनुसार चीज़ों को ठीक किया जाता है. तो यू मे फाइंड दैट इवैल्यूएशन is listed as the last step. It is done at each stage of management, that is planning, organizing and controlling. अब आपको ये लगेगा कि जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, ये एकदम आखिरी चरण में दिया गया है, लेकिन प्रबंध के हर एक चरण में यह किया जाता है. इवैल्यूएशन आप जब प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे, आप जब व्यवस्था करेंगे, आप जब नियंत्रण करेंगे, तो सब जगह आप इवैल्यूएशन करते रहेंगे. You have to evaluate at every stage so that you do not regret in the end. आपको प्रत्येक चरण में मूल्यांकन करते रहना होगा ताकि अंत में आपको पछताना ना पड़े. Since you are constantly evaluating your work, you come to know the defects of your planning, organizing and controlling. अब देखिए, अब आप हर एक स्तर पर आप निरंतर अपने काम का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपको अपनी योजना में, आपकी व्यवस्था में और नियंत्रण में दोष पता चलते रहेंगे. Sometimes you are not in a position to bring a change in your planning and or organizing and controlling. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी योजना, व्यवस्था और नियंत्रण में बदलाव नहीं कर सकते हैं. ऐसी भी स्थिति आती है. If you can, you tend to improve and result and complete the process smoothly and successfully. If not, you learn to do a better job in future. यदि आप ऐसा कर सकें तब अंतिम परिणाम में आप सुधार कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं. अगर नहीं तो आप भविष्य में आप और अच्छा काम करना सीख सकते हैं. तो ये याद रखिएगा कि जीवन में आप जो भी करें उसमें पहले आपको प्लानिंग करना होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, फिर कंट्रोल और इवैल्यूएशन. ये चार चीज़ हर एक जगह पे आपके काम आएगा. अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्लान करते होंगे कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये जीवन के हर एक काम में आपके सामने आएगा.